अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ना। एंड कहाँ गया था मैंने? होमवर्क दिया था। हाँ, जी स्टार्टिंग पॉइंट 240,000, 28,800, 61, 20, 2433, 9921, 20951, 128। अच्छा, बाकी लाइनों की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी बना देता हूँ। 128456 415 82015 9841 30,000। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? किस ईयर की? 30 सितंबर 22। तो हम इसमें कहाँ खड़े हैं? 30 सितंबर 22 इधर। 30 सितंबर 22 इससे ऊपर है। और अगला ईयर ये एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट के। इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट इनकम होती है गुजरे हुए पीरियड से रिलेटेड। तो अभी इस वक्त ये जो आपको दो फिगर लिखी नजर आ रही हैं 28,800 और 24,833, ये किन 12 महीनों की हैं? 28,800 ये 12 महीने हैं और 24,833 वो ये वाले 12 महीने। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर आ रहा है यहां 1 अक्टूबर 21 से 30 सितंबर 22। तो इसमें से कितने महीने इधर? 28,800 इंटू 3/12, बल्कि बेशक आप ये इसके अंदर यही कर लें ऐसे ही, यानी वर्किंग 1 के अंदर वर्किंग 2 है, वैसे ये वर्किंग 1 में तो NIL निकाला होगा। ये बेशक वर्किंग एग्जाम में प्रेजेंट कर दें आप। इधर आए 28,800 में से 3 महीने कितने बने? 7,200। और इसमें से 24,833 में से आए 9 महीने 18। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी बन गई?
825। अब ये 25825 इंटरेस्ट इनकम आ गई। जिन्होंने किया है ये फिगर ठीक है? नहीं, तो अगर गलत है तो उसमें क्या बात, अब समझ आ गई? और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का फार्मूला वो यूनिवर्सल किस्म का ही बताया था आपको। नॉन करंट में आएगा ये 169921। करंट में कितना आएगा? अभी का लेजर बैलेंस जो के है 206 प्लस इंटरेस्ट इनकम बनाने के लिए अगली लाइन से कितना उठाया है? ये उठाया, और माइनस ये जो नॉन करंट की है। सेवन 55648। अच्छा, ये कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों में होगा मसला। कुछ बच्चों को लग रहा होता है कि हमें ना ये रिसीवेबल का जो बैलेंस शो कर रहे हैं इसको भी कुछ 3/12 9/12 करना चाहिए। तो ये जो 3/12 9/12 है ये तो पीरियड रिलेटेड चीज है। जैसे इंटरेस्ट इन 12 महीनों का है, इसमें से 3 इधर है, 9 इधर है। इंटरेस्ट इनकम या इसी तरह से इस सवाल में नहीं है, वैसे बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन होती तो उसमें हम 9/12 3/12 करें ना, कि जितने महीने इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस तो बस बैलेंस है। जैसे अगर पीपी का बैलेंस शो कर रहे हैं, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं, पीपी का बैलेंस शो कर रहे हैं, अभी 3 महीने पहले पीपी खरीदा था, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में 3/12 आएगा, या प्लांट की कॉस्ट को भी 3/12 कर देंगे। एसेट का बैलेंस तो एसेट का बैलेंस है, तो लीज रिसीवेबल में 9/12 3/12 नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर 3/12 9/12 है। रिसीवेबल का बैलेंस तो बस ये बता रहा है कि जब अगला साल ईयर एंड आएगा तो कितना बैलेंस रह गया होगा, तो ठीक है इतना रह गया होगा। तो रिसीवेबल्स के साथ नहीं है 3/12 एंड 9/12, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के टुकड़े करने हैं। और जो बैलेंस शीट का फार्मूला बताया था वो वही किया, अभी मैंने वही किया है। और टी अकाउंट बेशक बना के देख लें तो ये लेजर अकाउंट का बैलेंस यही आ रहा होगा। जी जी हाँ, एडवांस कैसे आया? आप ये कह रहे हैं कि जो 28,800 मिला था ये इसकी बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 21 को लीज की होगी, लीज रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 240। फिर 9 महीने गुजरे होंगे तो ईयर एंड आ गया होगा, लीज रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना? 28,800 में से 9 महीने गुजरे होंगे, 21, ठीक है। ईयर एंड आया था, कोई कैश नहीं मिला था, बस 9 महीने की इनकम बना ली थी। उसके बाद 3 महीने और गुजरे होंगे कि कैश मिलने का वक्त आ गया होगा, और वो जो 3 महीने और गुजरे होंगे चूंकि अब कैश मिलने लगा था, तो 28,800 ये टूट गया, 9 महीने इधर 3 महीने इधर, अब 28,800 पूरी इनकम बन गई, पूरा रिसीवेबल बन गया। तो बस अब जब कैश मिलेगा
कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 6861,856। तो इसके अंदर 28,800 पूरा मिल गया और वो हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं इनकम, तो एडवांस कुछ नहीं है। इसी तरह जब 2022 ईयर एंड आ जाएगा तो 30 सितंबर पे जाके लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना, अब 24 में से 9 महीने 18625, और इसी तरह 31 दिसंबर 22 आएगा, बाकी 3 महीने की इनकम बनाएंगे और कैश रिसीव कर लेंगे। और नोट इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम नहीं आएगा ना लीज के अंदर। जब हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं और उसमें लीज रिसीवेबल डेबिट कर लेते हैं, तो वो जो भी इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं वो लीज रिसीवेबल के अंदर ही डेबिट करते जा रहे हैं। ये ग्रुप में भी किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था बहुत अर्सा पहले, इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं आएगा इसमें अलग से। वो अगर आप बजिद हैं इस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल डालें तो गलत है, वो लीज रिसीवेबल के अंदर ही ये शामिल होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के अंदर ही डेबिट होगा ये। तो जो इंटरेस्ट कमाते जाएंगे वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में डेबिट होता जाएगा या लीज रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी अकाउंट की। तभी तो मैं यहां बैलेंस शीट में आपको ये इंटरेस्ट ऐड करवा रहा होता हूं, क्योंकि उसका डेबिट लीज रिसीवेबल ही में जा रहा है। यानी आप ऐसे कह लें कि, वैसे इस सवाल में ऐसा नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर मजीद इंटरेस्ट पड़ा, फिर से डेटर ही डेबिट, तो उसी लीज रिसीवेबल को ही हम दोबारा मजीद डेबिट कर रहे हैं। तो जब उसी को ही दोबारा डेबिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों बनाए? अगर कोई इंटरेस्ट अर्न हो भी चुका तो वो भी इसी के अंदर ही डेबिट हो गया, अलहदा से कोई इसका अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। और मैच्योरिटी एनालिसिस में कितनी लाइनें आएंगी? यहां खड़े हम 4। तो मैच्योरिटी एनालिसिस में ईयर 1 2 3 4 61856 61856 61856, और इसमें साथ ऐड हो जाएगा GRV 81856। टू 6 और रिकंसिलिएशन के अंदर 267424, UGRV ऐड 277424, ये लेजर बैलेंस है 22569 8। अच्छा जी, ऐसी नॉलेज के लिए एक बार और दिखा देता हूं। इन सब को टोटल करें, वो नहीं बनेगा। इन सब को चारों को टोटल करें, ये निकाल दें। क्यों? क्योंकि बेशक कैश अभी इतना मिलना है, लेकिन इसमें से 18 हम अर्न कर चुके, तो वो अनअर्न नहीं रहा। ये तीनों अनअर्न है और इसमें से इतना छोड़ के बाकी जो 7,000 कुछ बनता है वो अनअर्न है, तो वो ये चीज बनेगी। लेकिन खैर, आपको जिस तरह फार्मूला बना के सिखाया, एंड आंसर ये आ जाया करेंगे। ये था होमवर्क वाला सवाल। इसमें बताएं जो पूछना है। ठीक है जी, कुछ नहीं पूछना। एंट्री मैंने पूरी कर दी थी और
समझा भी दिया था, जो नहीं समझ आया दोबारा सुन लेना। मिटा दूं सारा? अच्छा, ये शाख चल रही थी डीलर मैन्युफैक्चरर वाली, और इसमें मैंने डबल एंट्री पूरी कर दी थी। ये मैंने नंबर 1 लिखा था एट कमेंसमेंट, और ये डेबिट क्रेडिट पूरा कर दिया था। इस एंट्री के हवाले से ना एक दो एग्जाम नोट लिखवाने, लेकिन वो अभी नहीं लिखवाने। जब वो एग्जाम नोट लिखवा लूँगा, इस एंट्री की जगह पूरी भर जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको ऑफिशियली तब लिखवा दूंगा, क्योंकि पता नहीं है ना अभी कितनी जगह लगे। ये दूसरा पॉइंट मैं तब लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ ज़बानी देख लेना। ये जो डीलर लेसर है, ये कस्टमर को चीज़ें कैश पे भी बेचता है और लीज पे भी दे देता है। चाहे कैश पे बेचे तो भी आज सेल रिकॉर्ड कर रहा है, और फाइनेंस लीज पे दे तो भी आज ही सेल रिकॉर्ड कर रहा है। ये अपने एजेंट्स को कमीशन किस बात की देता होगा? कस्टमर घेर के लाने के लिए ना। तो वो कस्टमर घेर के ला रहा है, चाहे वो कैश कस्टमर है चाहे लीज वाला कस्टमर है, उसको वो कमीशन दे रहा है। तो चाहे कैश पे सेल कर रहा है चाहे लीज पे दे रहा है, सेल्स आज ही रिकॉर्ड हो रही है ना। तो कमीशन एक्सपेंस कब बनना चाहिए? आज ही ओवर लीज टर्म अभी बनना चाहिए। तो ये जो डीलर लेसर हुआ करेगा, ये जो आईडीसी नस्ल के एक्सपेंसेस हुआ करेंगे, इनको ये फॉरेन एक्सपेंस बना लिया करेगा। ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, क्योंकि पता नहीं ना इसमें कितने एग्जाम नोट में कितनी जगह आपकी लगे, तो उसके बाद मैं आपको ये अंग्रेजी लिखवा दूंगा। अभी जबानी याद रख लें बेशक कि जो डीलर लेसर है, इसके जो आईडीसी की तरह के एक्सपेंसेस हुआ करेंगे, उनको वो फॉरेन एक्सपेंस बना लिया करेगा। यानी क्या एंट्री कर लेगा इनकी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। यही वजह है कि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की एनआईएल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी थी, हैं? प्लस आईडीसी नहीं थी, क्योंकि वो उस आईडीसी को एक्सपेंस बना रहा है, लीज रिसीवेबल में डेबिट ही नहीं कर रहा, जबकि फाइनेंसर लेसर लीज रिसीवेबल में डेबिट कर रहा था। तो इसी वजह से डीलर मैन्युफैक्चरर में एनआईएल इज इक्वल टू फेयर वैल्यू थी बस। तो इसके जो आईडीसी टाइप एक्सपेंसेस हुआ करेंगे, वो उनको फॉरेन एक्सपेंस बनाया करेगा। ये बाद में लिखवा दूंगा अंग्रेजी। चलें, ये जगह फिर खाली छोड़ के आगे आ जाएं। मैंने इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना के दिए थे, वो भर लेते हैं अब। उसमें फाइनेंसर लेसर बता दिया था, डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए जगह छोड़ी थी। एक मिनट होल्ड करना। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए, ये मैंने कोई आधा पेज खाली छुड़वाया था। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई एसओएफपी पढ़ाए थे ना, तो मैंने डीलर मैन्युफैक्चरर के लिए आधा पेज खाली छोड़ा था, वो भर लेते हैं अब। हाँ जी, इनकी इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? एंट्रीज पढ़ाई थी मैंने लास्ट टाइम, उस एंट्री को देख के फैसला कर लें। सेल्स आएंगी। अच्छा, मैंने एंट्री में लिख दिया था, यहां दोबारा लिख देता हूं, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा।
या तो ये अमाउंट होगी NIL माइनस PV ऑफ UGRV, चाहे इसको ऐसे याद रख लें और चाहे इसको ऐसे याद रख लें PV ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किस सवाल में ऐसे करना है किस सवाल में ऐसे करना है, नहीं, हर सवाल में एक ही जैसे ही है। ये तो एक ही इक्वेशन की एक तरफ वो लिखा हुआ था, एक तरफ ये लिखा हुआ था। और क्या आएगा इनकम स्टेटमेंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और यहां दोबारा देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस PV ऑफ UGRV। और अभी बता दी एक बात, ये इसके सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे जो कि IDC नस्ल के एक्सपेंसेस हैं। और इसकी इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? डीलर मैन्युफैक्चरर के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? लेसर। तो क्या आएगा? इंटरेस्ट। अच्छा, किसी भी साल की इनकम स्टेटमेंट हो, हर साल में यही आया करेगा। फिर ये सिर्फ लीज के पहले साल आएंगे। सेल्स हर साल थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है, सेल्स तो सिर्फ पहले दिन रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ये हर साल आएगा। अच्छा, और कोई पेज तो नहीं खाली छोड़ा हुआ? नहीं, ठीक है। एक करते हैं इसका आसान सा सवाल, फिर मैं इसमें और वैरायटियां बताता हूँ। कॉस्ट की अच्छा जी, आप आ जाइए ऑटम 11 पे। ऑटम 11 QAL पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 11 अटेम्प्ट है QAL, क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं।
अच्छा वो मेरे ख्याल में मैंने जीटी में ना ये बात नहीं लिखी थी, जब मैंने नोट बताया था डिस्क्लोजर्स, तो मैंने उसमें बात लिखी थी ये फॉर ऑल लेसर्स है। मैंने जब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी बताया था, तो फिर ये हेडिंग दी थी कि ये फॉर फाइनेंशियल लेसर है, ये फॉर डीलर लेसर है। एसओएफपी में कहा था फॉर ऑल लेसर्स है। डिस्क्लोजर में क्या कहा था? डिस्क्लोजर की जब हेडिंग दी थी, कुछ नहीं ना, ये भी फॉर ऑल लेसर्स है, यानी डिस्क्लोजर भी सेम है। फाइनेंसर लेसर है चाहे डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है, सेम है। है क्यों ज्यादा हो गया? 2 को दिन लगेंगे। हैं? बस लेसर खत्म हो रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? लीज कमेंसमेंट किस दिन हो रही है? 1 जुलाई 2010। लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहला मसला ये कैसे पता चल रहा है कि डीलर लेसर का सवाल है? तो जब डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल होगा ना, तो वो बिल्कुल सवाल पढ़ के पता चला करेगा। जैसे इस सवाल की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, तो पता चलेगा मैन्युफैक्चरर लेसर है। इसी तरह से सवाल तो बेशक मैं यही कराने लगा हूं, लेकिन वैसे पढ़ा रहा हूं। स्प्रिंग 16 देखें, स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 2016, शालीमार इंडस्ट्रीज। पहली लाइन, इज एंगेज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 19, पहली लाइन, डीलर। तो ये डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल होगा तो पता चल जाएगा।
और अगर डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं लिखी होगी, तो फिर फाइनेंशियल लेसर होगा। ठीक है, डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल होगा तो अंग्रेजी से पता चलेगा। चले, मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है। लीज रिसीवेबल कितने से डेबिट? एनआईएल से। एनआईएल निकाल लेते हैं। क्या क्या है लीज पेमेंट्स? एक तो लीज रेंटल है। कितना लीज रेंटल है? लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि पॉइंट नंबर 1 कि लीज पीरियड 4 साल है, लेकिन ये 5 भी हो सकता है। तो क्या पता 5 होना हो। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग कि ये एक्सटेंशन होगी, तो लीज टर्म कितनी हुई? 5। तो लीज टर्म 5 है। जब ये एक्सटेंशन की ऑप्शन होगी ना तो सवाल वाला बताएगा। इसी तरह टर्मिनेशन की ऑप्शन होगी तो सवाल वाला बताएगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में बता दिया कि 5 साल होंगे, तो लीज टर्म हो गई 5 साल। अब ये जो बाकी चीजें लिखी हुई हैं इनकी अंग्रेजी शायद किसी को मसला हो रहा हो। पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी करता है ट्रक्स की, लेकिन कस्टमर्स जिनके पास पैसे नहीं होते पूरे पैसे दे सकें उनको वो लीज पे भी दे दिया करता है, और 15% वो इंटरेस्ट कमाता है। ये क्या चीज है? ये इम्प्लिसिट रेट है। तो पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई बात ना समझ आई हो, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, 1 जुलाई 10 को इसने 7 ट्रक लीज पे दिए हैं। अब ये जो 7 ट्रक दिए हैं इसमें आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि जो 7 ट्रक हैं ये नीचे डेटा पर ट्रक बताया होगा कि 7 का टोटल बताया होगा, इसमें एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे पॉइंट नंबर 2, EGTC has guaranteed residual value of 360 for each truck. Point number 4, cost of each truck, outright sale price 13.5 लाख पर ट्रक। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? अब ये एक ट्रक की है या 7 की है? कैसे पता? पर ट्रक नहीं लिखा हुआ, और थोड़ी सी अकल लगा लेते हैं कि 13 लाख का तो एक ट्रक है, तो 27 लाख की एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी होगी। तो इसलिए ये जो लीज रेंटल है ये 7 की टोटल दी हुई है, जबकि जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो ईच ट्रक की है। तो ये एक डाटा का ना इसका ख्याल रखना होता है कि सवाल में एसेट एक है या एक से ज्यादा है। तो 7 ट्रक हैं, तो जो चीजें पर ट्रक बताई होंगी उनको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनआईएल के लिए रेंटल्स उसने टोटल ही बताई हुई हैं, तो रेंटल्स में सिर्फ इसी की डिस्काउंटिंग हो जाएगी। पेमेंट इन एरियर्स है, पेमेंट इन एडवांस है। तो 27 क्या है? 271522, इसकी हो जाएंगी पावर 1.15 माइनस 5। बीपीओ, जीआरवी, यूजीआरवी वगैरह। बीपीओ तो नहीं है, जीआरवी है। अगर 4 साल लीज टर्म हुई तो फिर जीआरवी चलेगी, लेकिन अगर 5 साल हुई तो जीआरवी खत्म हो जाएगी, पीछे सिर्फ यूजीआरवी रह जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर वो लीज टर्म एक्सटेंड कर गया तो फिर गारंटी लैप्स कर जाएगी, और जब गारंटी लैप्स कर जाएगी तो जीआरवी होगी नहीं। ये पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं मैं। जीआरवी 3,60,000 है, लेकिन ये गारंटी है अगर 4 साल तक लीज चली तो। हाउएवर अगर लीज 5वें साल तक चली गई तो गारंटी लैप्स कर जाएगी, तो जीआरवी रहेगी। हम सवाल कितनी लीज टर्म का कर रहे हैं? 5। तो जब हम सवाल 5 साल का कर रहे हैं तो उसका मतलब जीआरवी नहीं है, और जीआरवी नहीं है तो बाकी सारी की सारी फिर यूजीआरवी है। तो कितनी है यूजीआरवी? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, 4 साल वाली फिगर तो रेलिवेंट ही ना हुई, 5 साल वाली यानी 1 लाख। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 में दी हुई है ये टोटल आरवी दी हुई है। और रोकना जरा,
पॉइंट नंबर 5 में टोटल रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है। अब जब टोटल रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है और हम 5 साल का सवाल लेके चल रहे हैं तो जीआरवी रही ही नहीं, तो यही सारी की सारी यूजीआरवी बन गई। लेकिन हम इस वक्त एक ट्रक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सातों की, तो हम 1 लाख नहीं लिखेंगे, 7 लाख लिखेंगे पावर 5। तो एनआईएल बन गई $944,987,6। $944,987,6। अच्छा, अगर आप रुपीज इन 1000 कर रहे होते तो ये 9450 बन जाता, तो वो भी ठीक है। ये आ गया लीज रिसीवेबल। अब चूंकि यूजीआरवी भी है तो सेल्स की अमाउंट होगी ये माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। अब पीवी ऑफ यूजीआरवी ये है, ये कितनी है? थ्री। ये ना वर्किंग में बेशक ऐसे लिख लें, क्योंकि इसको हमने यूज जो करना है इधर। 348024 कितनी हो गई? 91018552। अच्छा, मैंने सेल्स की फिगर बताई थी आपको, एनआईएल माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी या फिर पीवी ऑफ लीज पेमेंट। तो पीवी ऑफ लीज पेमेंट यही है ना, यानी आप इसमें से ये माइनस कर दें तो यही बच जाएगा पीछे। और इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट होगी? कॉस्ट से। 7 ट्रक हैं और एक की कॉस्ट है 9 लाख। और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। तो कॉस्ट है इसकी 63 माइनस ये 595197.6। ये है जी पहली एंट्री। पहली एंट्री में कोई मुश्किल परेशानी? साल एंड होगा तो 30 जून 11 लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये टेबल से निकाल लेते हैं। और 30 जून 11 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 2715,224।
और लीज स्केड्यूल पूरा बनाना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, बैलेंस शीट का सवाल हो या पेमेंट इन एडवांस हो, फिर तो अगली लाइन की भी जरूरत है, वरना इस साल की लाइन भी काफी है। लेकिन रहने दें, इससे आप ज्यादा मुश्किलें पड़ जाएंगे। वही जो पहले बताया बस ठीक है कि जिस साल का सवाल है उससे एक लाइन आगे तक बना लें। तो ये बन गया 9449876। पहला इंटरेस्ट 14174 81 2715224। इधर 8152 133। इंटरेस्ट 1222820। क्लोजिंग 6659729। चलें, ये 2 लाइनें काफी हैं। हम खड़े हैं यहां, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री की अमाउंट बन गई 1417481। ये हो गई एंट्रीज। और पार्ट बी पूछा था नोट। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। थोड़ी सी अंग्रेजी लिख देते हैं। लीज टर्म इज 4 years, extendable up to 5 years. Rental is payable annually in arrears. GRV is valid up to 4 years. चलो काफी। मेच्योरिटी एनालिसिस। टोटल लीज पेमेंट्स are receivable as 5 साल हमने लीज टर्म ली है, एक गुजर गया तो 4 रह गए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। 2715224 2715224 2715224। और इसमें चौथे साल में आके जीआरवी ऐड हो जाएगी, जो कि है ही नहीं। वन 0860896। reconciliation 10860,896। यूजीआरवी हो जाएगी ऐड, जो कि है 7 लाख। 11560,896
और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के बाद जो नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज आएगी वो 815213 और इसको बैलेंस कर लें 3408763 लें जी। आठ और 7 15। अच्छा, अब जरा लेवल सवालों का ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये पुरानी बात है, अब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ जी, इसमें बताएं कोई मसला है तो है? ठीक है। अच्छा, 2 सवाल होमवर्क तो कर ही लेंगे हैं? नहीं, कल नहीं है क्लास। देखो, आसान आसान से सवाल हैं, 2 तो कर ही देंगे ना, क्योंकि इसके बाद के जो सवाल है ना उनमें लेसी भी टेस्ट हो रहा है, तो वो फिर लेसी के बाद आल्दो के लेसर के भी 1-2 आसान सवाल हैं, तो 2 सवाल कर देंगे तो बहुत मेहरबानी आपकी। कर देंगे? चलें, बहुत अच्छी बात है यार। एक सवाल कर दें आप, स्प्रिंग 2016, ये है शालीमार इंडस्ट्रीज के नाम का। एक ये कर दें, आसान सही है, यानी ऐसा ही समझ लें, बल्कि इससे भी शायद हल्का था, नहीं इतना ही था, वो भी 15 नंबर का था। एक स्प्रिंग 16 कर दें, और एक थोड़ा सा ऊंचा सवाल है क्योंकि उसमें रेंटल की अमाउंट चेंज हो रही है, यानी पहले कुछ और रेंटल है, उसके बाद कुछ और है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है निस्बतन, वो है जी ऑटम 18 गोवा लीजिंग लिमिटेड। अच्छा, इस सवाल में देखें कहीं लिखा हुआ है कि डीलर मैन्युफैक्चरर, ऑटम 18 देखें पहली लाइन, कहीं ऐसा कुछ बताया हो कि इनका क्या बिजनेस है? नहीं ना, तो फिर ये फाइनेंशियल लेसर है। तो स्प्रिंग 16 और ऑटम 18 ये कर दें यार, बहुत मेहरबानी आपकी। लेसर पे ना एक क्लास मैंने और लगानी है, अभी चल रही है क्लास, इख्तितामी कलमात नहीं है, अभी क्लास चल रही है। लेसर पे मैंने एक क्लास और लगानी है,
उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2 क्लासों की कोशिश है कि लेस ही हो जाए उसमें। नहीं हो सका तो चलो एक और लगा लेंगे। लेकिन लेसर में एक क्लास अभी और लगनी है, क्योंकि लेसर की जो एक और गहराई का लेवल है ना, तो वो उस अगली क्लास में पहुंचाऊंगा। ये अच्छा, अभी तक क्या मुश्किल है वैसे? चीजें ज्यादा है और क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। लीज का सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यार 3 सवाल ही ना होमवर्क कर लें, है ना? हाँ यार, फारिग बैठ के देखे, फारिग ईद पे वैसे कोई मुंह नहीं लगाता आपको कि ईद पे आपने जाना कहाँ होगा। हाँ, कॉस्ट का भी देखो, मैंने 1 सवाल होमवर्क दिया, नहीं 1.5 दिया है। चले तीसरा सवाल ना, हस्बे तौफीक। ये अच्छा, इस अटेम्प्ट का ना जब तक सोल्यूशन नहीं आता ना, तब तक मैं इस अटेम्प्ट को हाथ नहीं डालता होता। तो ये ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो पैक की बुक है, इसके सोल्यूशन मैं अपडेट किया करता था 2019 तक। उसके बाद फिर मेरी ये बुक मैंने छोड़ दी थी, इनफैक्ट पैक ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर इसमें जो बाकी पीछे सोल्यूशन है वो प्रॉब्ली आई कैप वाले ही कॉपी किए हैं। तो मैंने ना इसलिए फिर इसके बाद वाले जो अपने फॉर्मेट के बनाए हुए होंगे वो मैं आपसे वैसे शेयर कर लिया करूँगा। तो मैं आपको ऑटम 22 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 1 हस्बे तौफीक होमवर्क कह रहा हूँ। आसान सा सवाल था इसलिए हस्बे तौफीक। वैसे तो बाकी 2 भी पता नहीं रिजल्ट से पहले करना है आपने कि नहीं करने, लेकिन चले मैं तो डिस्कस करूँ ना। एक मैंने सवाल दिया है स्प्रिंग 16 शालीमार के नाम से है। एक दिया है ऑटम 18 गावा के नाम से है। और एक कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 ऑटम 22। ये हस्बे तौफीक है। मैं खैर तीनों ही डिस्कस कर दूंगा। ये 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। ये जो ऑटम 22 है, इसका मैं सोल्यूशन अपने फॉर्मेट वाला आपसे शेयर कर लेता हूं ग्रुप में, और ये ऑनलाइन वालों के कोर्स में रख देता हूं। और बाकी दोनों हैं ये उसी दौर के हैं जब मैं अपने फॉर्मेट पे बनाता था सोल्यूशन। है ये आई कैप वाला, यानी इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बस अपने फॉर्मेट पे बनाया हुआ है। और ये जो ऑटम 22 है, ये भी आई कैप ने एक डिफरेंट फार्मूले से किया हुआ है, तो बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने फॉर्मेट पे बना के लास्ट टाइम भी दिया था, तो वही आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। चले, मैंने टीए को भेज दिया, वो शेयर कर लेगा। ये ऑनलाइन वालों के कोर्स में रख देता हूँ मैं। चले, ऑनलाइन वालों के लिए मैंने रख दिया। एनएल नाम था लेसर का, और ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर 1। ये हस्बे तौफीक। एक कैलकुलेशन देख लें, ये आपको पेपर में करनी पड़ सकती है। अच्छा, अब ये डीलर, मैन्युफैक्चरर, फाइनेंसर सबसे बाहर निकल के अब सब लेसर की बात हो रही है। आपको सवाल में रेंटल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। एग्जाम क्वेश्चन में लीज रेंटल आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अच्छा, अगर लीज रेंटल गिवन ही नहीं है सवाल में, तो एनआईएल के 2 रास्ते थे। एक पीवी ऑफ जेएल था,
और एक फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी अगर फाइनेंशियल लेसर है, और अगर डीलर मैन्युफैक्चरर है तो बस फेयर वैल्यू। अब अगर सवाल में रेंटल ही नहीं है तो एनआईएल का मजबूरन वो फेयर वैल्यू वाला रास्ता लेना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी। और ये बात यहां दोबारा कर देता हूं, ओनली फॉर फाइनेंसर लेसर। अच्छा, ये मैं आपको ना परफेक्ट किस्म का फार्मूला नहीं बना के दे रहा, मेन बातें लिख के दे रहा हूं। शायद वैसे मैं सारी कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं मेन बातें लिख रहा हूं। मेन चीज मेरी आपको यह है कि मैं आपको इसका एक मैकेनिज्म समझा सकूं। तो ये मैं को परफेक्ट फार्मूला नहीं बना के दे रहा। अच्छा, इसको मैंने और क्यों कर दिया? ये दोनों एक सवाल में नहीं हो सकते। अगर बीपीओ होगा फिर तो लेसी एसिड रख लेगा। अच्छा, जिनको लग रहा है कि आपने टर्मिनेशन पेनल्टी नहीं लिखी, वो भी लिख सकते हैं। मैंने तो बस आपको एक मेन चीजें लिखनी है यहां पर। ये पीवी ऑफ जेएल होगी इज इक्वल टू एनआईएल, और एनआईएल का दूसरा रास्ता ये है। अब अगर सवाल में रेंटल निकालना है तो कैलकुलेट नहीं हो सकता? हो सकता है। लिखना है तो और सवाल कर दें एक। FR1 में 16 लिखा हुआ था ना, मैंने 16 लिखा हुआ था ना। हाँ जी, ये नोटेड। चलें जी, सवाल लिखें।
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 2,10,000 टू 10,000। IDC paid by lesser, IDC paid by lesser 10,000। BPO 20,000, 20,000। और इम्प्लिसिट रेट 12%, 12%। लीज टर्म 5 years। इम्प्लिसिट रेट 12% है, लीज टर्म 5 साल है। और लीज रेंटल पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर, लीज रेंटल पेएबल एट एंड ऑफ एवरी ईयर। और फाइनेंशियल लेसर है। बताएं लीज रेंटल। फाइव 57,882। फेयर वैल्यू हो गई 210, IDC हो गया 10, रेंटल पता नहीं 1 माइनस 1.12% पावर 5 प्लस 20,000 BPO है 1.12 पावर -5। यहां से R निकालना है। 57,882। चलें एक एडवांस का कर दें फिर छुट्टी। है अरे नहीं, लीज टर्म 3 साल, लीज टर्म 3 years। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 240,000, फेयर वैल्यू 2,40,000। IDC पेड बाय लेसर, IDC पेड बाय लेसर 10,000, 10,000। इम्प्लिसिट रेट 12%, 12%। और BPO 25,000, 25,000। डीलर लेसर है, डीलर लेसर। और लीज रेंटल है पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 months,
पेएबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी 6 months। चले रेंटल बताएं, और भूल भाल गए होंगे इसलिए दोबारा बता देता हूं, रेट हमेशा पर ईयर बताया होता है। फोर टू करीब करीब है वैसे। हाँ जी, 42630। अच्छा, करीब करीब है वैसे, लेकिन क्यों? हाँ, आप बीपीओ पे क्या पावर ले रहे हैं? नहीं, जब रेट 6 महीने के हिसाब से चलना है तो फिर डिस्काउंटिंग 6 महीने वाली ही होनी है। यानी इस पे फिर आपने 12% नहीं यूज करना, इस पे भी 6% यूज करना है, इधर भी 6 यूज करना है, वरना मिसमैच हो। देखो डिस्काउंटिंग क्यूएम में बचपन में शायद एक चीज पढ़ी हो कि रेट कंपाउंडेड एनुअली के सेमी एनुअली, तो अगर रेंटल 6 महीने वाला है ना, इसका मतलब रेट भी उसके हिसाब से ही है, तो फिर आपने हर चीज की डिस्काउंटिंग 6 महीने को सामने रख के करनी है। 42663 बिल्कुल ठीक है। ये तो लास्ट टाइम वाला है। अच्छा, डीलर लेसर है तो आईडीसी नहीं आएगा, सिर्फ फेयर वैल्यू। कितनी? 240। पहला आर एज इट इज, बाकी रह गए 5 आर। 1 माइनस 1.06, 12% रेट साल का होता है, 6 महीने है तो एक दफा का बन गया 6%, पावर -5। प्लस बीपीओ कितना? तो इसके साथ भी ना आपने 6% वाली बात ही लेनी है। ये वहां चला जाएगा, ये दोनों आर कॉमन हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस ये, या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 42663। चले ठीक है जी, लेसर पे इंशाल्लाह एक क्लास और लगानी है, और बस फिर लेसर बहुत है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।